पिकअप करते हैं 117 से। 117 तक हो गया था। नहीं 16 तक। 118 से। नहीं 17। तो क्या हुआ, इसको बोला है। कर लेते हैं फिर से। निम्नलिखित फिर वायसराय से का नहीं, सही कारण। यहीं तक हुआ था, हरा है ना, इसके बाद यहाँ कार्यकाल ओके। बोल रहा है। तो ये तो कर्जन, फिर हार्डिंग, चेम्सफोर्ड। ये सीधा तो है। सीक्वेंस में ही है। हाँ। दिया है इसलिए। कर्जन 18। 1899 से 1905। हार्डिंग 1910 से 1916। चेम्सफोर्ड 1916 से 21। इरविन 26 से 1926 से 31। बराबर। 1905 में नागरिक प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन प्रांतीय सीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। और दूसरा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत गठित किया गया। दोनों दोनों ही ठीक सही है। है। ऑप्शन बी। हाँ। अगला देखते हैं। अब देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्रेनाइट की चट्टान पर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा है कोलकाता नगर निगम अधिनियम की घोषणा की। ये भी दोनों दोनों सही सही। है। ऑप्शन ए और दो। एक और दो दोनों सही है। 120वां क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड हम्म, कर्जन और मिंटो के द्वारा, दोनों के द्वारा। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करना है। यह किसने लिखा था? तो ये लिखा कर्जन। था कर्जन ने। हम्म। ये भी पांच क्वेश्चन। निम्न में से आगे किस देखो। गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के खिलाफ करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली मिनटो। का उपयोग किया था? मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों, कहाँ गया? हाँ, कौन सा ठीक तो है। 123 है ना? हम्म। ये कर लिए थे ना, 22 23 होगा ना। हाँ, 123। हम्म, निम्न में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी। योगी का बाद बाकी हाँ। अंग्रेज होगा। और इसमें से पूछ रहा है क्रिश्चियन। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन वर्नाक किससे लिंक नहीं है। क्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, सर्टिफिकेट। यही यही गलत है। ऑप्शन ये सी कर दो। होगा। ये रिटर्न लिटन लाइटन से के। ना था? हाँ। लाइटन लिटन। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर से गलत पूछा है। तो इसमें वरना कोलर प्रेस एक्ट कर्जन, यही फिर गलत है। ऑप्शन डी। लिटन होगा। लिटन से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? हार्डिंग। ऑप्शन बी। हाँ, हार्डिंग के टाइम में 1911 में। 1911 में। हम्म, अब है, इसमें मिलान करना है। एक सौ तो ये है सत्ताईस में। बेबकत का सिद्धांत तो डलहौजी ए का 3 होगा। एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन सी में वही सही बांट होगा। देते हैं फिर। एक से ही होगी। डलहौजी पार्टीशन किया था बाकी मिलान, करजन। बंगाल विभाजन, द्वैत डुअल शासन क्लाइव, गवर्नमेंट। और सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार बेंटिक। वेंटिक। सती वगैरह। हम्म। ये आईएएस का क्वेश्चन है, कितना खतरनाक है। फिर से आ गया है मिलान करने के लिए। हाँ, तो इसका होगा, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आर्चीबाल्ड पर्सिबल वेबल विस्काउंट और अर्ल वेवेल। इसका ए का ए होगा। और भारत के गवर्नर पहला जनरल का कौन सा चार्टर होगा। एक्ट 1833। पहला का सी पहला का होगा ना। पहला ही हो। नहीं सी नहीं, होगा। पहला का ए होगा। सी होगा। एक होगा। अरे हाँ, पहला का पहला का सी सी, होगा। दूसरा का, दूसरा का, दूस, दूसरा का बी होगा। ऑप्शन ए होगा ना। तीसरा का 4 होगा। गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए गवर्नर। होगा। हाँ, गवर्नर जनरल कौन दिया था, जेम्स वेल्स। हम्म। इसमें आईएएस का क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, इसमें खतरनाक ये तो खतरनाक। आएगा भी नहीं।
आईएएस नहीं आएगा, लेकिन बस एक दिखना चाहिए ना भाई कि किस लेवल का आता हम्म, है। क्या दिया हुआ है फिर संक्षिप्त से। करके पढ़ हम्म, लेते हैं तो। ये सब दिया हुआ है। कॉर्नवालिस। 81 होगा कर्नवालिस, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। और दूसरे का भी होगा डलहौजी, उन्होंने चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। और मिंटो 1858 के अधिनियम के ढांचे के तहत वायसराय के रूप में कार्य किया। और वेवेल भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल और क्राउन प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब इसको भी मिलान करना है। सही उत्तर का मिलान करना है, तो इसका होगा संबलपुर होगा संबलपुर ये। 1849। और ठीक सतारा है, 1800। फिर कर दे। संबलपुर। ऑप्शन दे। और सतारा होगा ऑप्शन दे अठारह तो सौ मतलब। अड़तालीस ऑप्शन बी होगा। देख लेते हैं, संबलपुर इतना सतारा हम्म, ये, अवधि ये, झांसी। 130 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहले क्या तो था पहले पहले सिक्किम तो का हमको। विलय हुआ था। हाँ फिर ठीक है। पंजाब का विलय। और फिर ठीक है, झांसी का, और फिर बर्मा का सबसे लास्ट में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ना? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा। या दिया भी हुआ है, सिक्किम, हम्म, पंजाब था, गढ़वा। आयोग ने इस प्रश्न को स्टार चिन्हित किया है क्योंकि सिक्किम का पूर्ण विलय अन्य राज्यों के तहत हाँ, नहीं हुआ था। यदि 1835 के आधार पर माना जाए तो टेलीविजन वन चैनल टू होगा थ्री फोर 18। विकल्प डी होगा। यदि 1850 माना जाए तो तीन। कंट्रोवर्शियल ना। ये कंफ्यूजन है, हाँ। तो फिर भी डी मान के इसको चलेंगे। डिलीट कर दिया होगा। जो किया हम 31 में। 131। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना शुरू किया गया था? ये सब इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए देशी कोई नहीं शासकों, मैंने सुना। जमींदारों और अन्य वफादारों को इन उपाधियों से सम्मानित लॉर्ड किया गया कैनिंग था। था। कैनिंग है, ये तो हम्म, नहीं है तो। ये उपाधियां 1859 और 60 ईस्वी में कैनिंग कैनिंग के काले कैनिंग। में प्रदान की। हाँ। ठीक है, अगला चैप्टर देख लेते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, हम्म, हो गया खत्म। ये अब एक बचा है नेक्स्ट। नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। शुरू करें। क्या है? स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म, भारत में औपनिवेशिक शासन की अवधि के संदर्भ में होम चार्जेज भारत से धन की निकासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। निम्नलिखित में से कौन सा फंड होम चार्जेज का गठन करता था? तो हम्म। इसमें लंदन में इंडिया ऑफिस के सहयोग के लिए उपयोग की जाने वाली निधि। और ये भी था भारत में भारत में कार्यरत। कार्यरत ब्रिटिश कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने ये वाली निधि। अरे ये सी वाला नहीं होगा। अ, एक और दो होगा, ऑप्शन बी। भी होगा ना। ऑप्शन बी सही होगा। दिया गया। हम्म, होम चार्जिंग का तो वही दिया तात्पर्य हुआ है। भारत के राज्य द्वारा खर्च के लिए था, इसमें इंडिया ऑफिस का खर्च ब्रिटिश का नहीं होगा। हाँ वही ठीक हम्म, है, ये शामिल नेक्स्ट। नहीं था। हम्म, हम्म, इंपीरियल क्या है ये? प्रेफरेंस शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर विशेषाधिकार के लिए। ऑप्शन यही होगा, सही पहला कर ही। लिया। नाम इम्पीरियल का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य नियम की हम्म। ब्रिटेन में भारत निर्यात पर बारिश। भारी शुल्क लगाया था। ठीक ब्रिटिश है। शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था अमीरों के जमीन में निवेश करने की प्राथमिकता। ऑप्शन डी होगा। भारत के धनी वर्ग उद्योग के बजाय हम्म। जमीन में निवेश पसंद करता है। हानिकारक हम्म, साबित विकास होगा। के लिए हानिकारक सब। औद्योगिक विकास के लिए अभी भी हानिकारक तो कर साबित ही हुआ। रहा है भाई। हम्म। अभी तो वही काम कर रहा है। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं थी। तो इसमें तो कपास, रेशम, सोरा, अफीम। ऑप्शन डी। इसे वर्ष नेक्स्ट है दी। इस्तीमरारी बंदोबस्त
किसने शुरू किया था? तो कर्नवालिस ने शुरू किया था, ये तो ऑप्शन सी होगा। अस्थाई नेक्स्ट है बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, ये भी तो कर्नवालिस ने ही किया था। कर्नवालिस ही होगा। अब अगला देखते हैं ना, हम्म क्या है अगला। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? ये हम्म, भी तो कर्नवालिस होगा। हाँ हाँ, पिछला चैप्टर में तो देखे। हम्म 1793 वो राजस्व का हम्म शासन करना। अब है नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कर्नवालिस। यही होगा, इसका भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा बंगाल इधर उधर बिहार किया। बंगाल हम्म बिहार उड़ीसा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, ऑप्शन ए हम्म, लैंडलॉर्ड्स। भूमि के मालिक को मान्यता दी दस जाती थी। बट्टाघर में करे दस थे। बटा 11वां हिस्सा देते थे। अस्थाई हम्म, बंदोबस्त किसके साथ किया गया? वही अस्थाई क्वेश्चन है ना। बंदोबस्त तो जमींदारों के साथ ही वही किया है गया वही। था, ऑप्शन ए। वही। हम्म किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? कॉर्नवालिस ही कर्नवालिस। होगा इसका भी। 1793। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन तिरानवे। डी होगा, 1793 में। अभी तो देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐसा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू करने के बाद मुकदमेबाजी में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, इसका कारण सामान्यतः किस प्रावधान को माना जाता है? पढ़ते हैं। हम्म, तो ये तो रैयत के ये मुकाबले जमींदार की स्थिति को मजबूत बनाना नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक प्रणाली की अधिक कुशल बनाना, ऑप्शन डी होगा। सब गलत है। वृद्धि का कारण कूट ऑप्श- फीस को हटाना और भूमि हम्म अधिकार को जटिल करना था। जमींदारों का अधिकार भुगतान हम्म पर और इसीलिए विवाद बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों को किसानों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता थी, जो कई जमींदारों द्वारा जारी नहीं किए गए थे, इसका कारण था जमींदारों पर कोई सरकारी जांच नियंत्रण नहीं था, ऑप्शन बी। उसके बाद राजस्व का वही भुगतान। है। पट्टे। ठीक 14 नंबर, है। क्या बिहार है में शुरू बिहार का। किए गए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें होगा, भू राजस्व को संवैधानिक स्थिर या नियत हम्म, बना दिया गया था, ऑप्शन सी। बिहार में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली हम्म को कंपनी के राजस्व हम्म की एक निश्चित राशि वो संवेदन में होना अभी भी तो लिया ही जाता है निश्चित राशि। हाँ, आगे देखते 15वां हैं। क्वेश्चन, डैश में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार दिए गए थे 1885 में। जमीन के लिए किराया बढ़ा दिया गया था हम्म और विद्रोह के कारण हम्म किराएदारों के अधिकार को प्रभावित करने के लिए। 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। ये उन्होंने किया था ब्रिटिश अधिकारी। इनमें कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत से जुड़ा था? पढ़ तो लेते हैं। इसमें कॉर्नवालिस नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो दोनों इसका थे। होगा थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया, रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो क्या ये मद्रास मद्रास। बारामहल, ऑप्शन बी। मेरे दिन में सबसे पहले तमिलनाडु में मद्रास पारामार के मद्रास बारह। प्रेसिडेंट। अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कहाँ शुरू की गई थी? तो ये बंगाल बंगाल और मद्रास। मद्रास में, अभी ऑप्शन ए। तो देखें। हम्म हम्म बंगाल मद्रास तुम्हारी मद्रास। हम्म। तो है ना। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से जुड़े थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी। ऑप्शन सी। ठीक। 20वां क्वेश्चन, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित था? दक्षिण क्या भारत में, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत में हम्म, मद्रास तमिलनाडु कर्नाटक और पश्चिम बंगाल बॉम्बे कुछ हिस्से में बॉम्बे मुख्य के रूप से कुछ हिस्से में। हम्म, शुरू मद्रास हुआ। के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन जुड़ा था?
मुनरो जुड़ा था, ऑप्शन सी। हम्म, थॉमस हम्म, मुनरो गवर्नर था मद्रास का, हाँ। उसी समय हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो तो ने की थी, ऑप्शन ए। एक ही क्वेश्चन उत्तर ना पूछ रहा है। हम्म, अलेक्जेंडर अंग्रेजों आया भी था सोच करना। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में। अंग्रेजों द्वारा किया गया था, हाँ, मद्रास और बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी में। अभी तो पढ़े थे इसका डिस्क्रिप्शन में। हम्म। अंग्रेजों ने पहली बार रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। ये तो कितना बार घुमा घुमा के सत्रह पूछा। सौ सत्रह सौ बिरानवे में। बानवे में। और कैप्टन इम्पोर्टेंट होगा तब मैं अलेक्जेंडर। पूछ रहा हूँ। हम्म, ये इसमें क्या इम्पोर्टेंट कुछ। ही है। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन हाँ। 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था, और दूसरा है सरकार ने रैयतों को पट्टे दिए, और तीसरा है कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन। ये तो तीनों ही होगा, ऑप्शन तीनों सी वाले। होगा। हाँ। हम्म। कभी है इसमें रैयत और राज के बीच सीधा समझौता, पट्टों को जारी करना और वैज्ञानिक बोल सकते। वह प्रणाली राजस्थान। जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता था, कहलाती थी रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ, वही चीज़। अब नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी। वही चीज़ है। रैयत वाड़ी का शुरुआत हाँ। सही अब ठहराने ये के लिए कथन बोला और था। कारण वाला सवाल आ गया। हाँ। तो इसमें है, भाई साहब। निम्न में से कथन और कारण है, तो देखते हैं क्या है। ब्रिटिश हम्म। सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भू राजस्व प्रणालियां शुरू की। और दूसरा, और आर बोल रहा है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग वर्ग बन गए। तो दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही है। ये है ना इस टाइप में दोनों आना सही है। चाहिए। ठीक है। ये हम वही नेक्स्ट चीज को लिख क्वेश्चन है। दिया है। हम्म। आगे देखे ना 29। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हम्म। इसमें है, पढ़ते हैं। राजस्व संग्रह के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत खराब फसल या प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में किसानों को राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। दूसरा है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के तहत यदि गलत है जमींदार पहला। नियत। हाँ तो दूसरा सही है। केवल दो होगा। हमें पढ़ने से ही लग रहा है कोई छूट नहीं मिला था। हम्म। ठीक है। अगला। 30 नंबर क्वेश्चन। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट कब पारित किया गया? 1900 में किया गया था, ऑप्शन सी। वो क्या था। किसानों के इसमें था साहूकार गैर वगैरह या कृषकों साहूकारों को रोका जा सकता। भूमि के हम्म। स्थानांतरण को रोका जा हाँ सके। हाँ, तो करने के लिए। असम में पहली चाय कंपनी कब स्थापित की गई? 1839 में, ऑप्शन सी। पाँच इंग्लैंड में लाख 5 लाख रुपए रुपए की पूंजी के साथ किया गया था। अभी भी उस उस समय कार्यरत तो सबसे पुरानी चाय बहुत कंपनी बहुत। है। अभी भी ये हम्म। 5 लाख रुपए उस समय बहुत होता होगा। 32। बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की? तो होल्ट मैकेंजी ने हम्म। की थी, ऑप्शन सी। हम्म। मालवाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची को मिलान प्रेसिडेंट। करना है। हम्म। एक का होगा जजमानी, तो उत्तर भारत, और 12 बलूते होगा, ये होगा महाराष्ट्र। और जजमानी का ए का क्या हो हम्म, जजमानी तो होगा नॉर्थ उत्तर ए भारत। का 1 होगा, ए का 1 होगा, बी का बी 3 का होगा, 3। ऑप्शन डी होगा, हाँ, ऑप्शन डी। वही होना चाहिए। देखिए सही मिलान ठीक है। हम्म। जजमानी उत्तर तमिलनाडु में भारत। अदादे। हम्म। हाँ, ठीक है। महाराष्ट्र अदादे मिरासी कर्नाटक। तमिलनाडु, अदादे कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट। ब्रिटिश 35। भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खर्च किया जाता था? 40%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है नहीं। हम्म। एनिमल पर केंद्रीय जिसको 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन निकासी सिद्धांत
शब्द को निम्न में से कौन सा कथन सही ढंग से परिभाषित करता है? शुरू से तो पढ़ते इसका हैं। होगा कि भारतीय राष्ट्रीय धन या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई भौतिक प्रतिफल नहीं मिला। यही होगा ऑप्शन बी। भी होगा ना। हम्म। सही बात है, लॉजिकल बात है। 36 नंबर क्वेश्चन। किसे धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी? ऑप्शन ए। भारत के ग्रेट वॉल बन गया पोवर्टी देखो एंड तो। ऑन ब्रिटिश रूल की इनकी बुक है। हाँ तो क्या, 37 नंबर। वही तो आ गया। हम्म, तो ये इकोनॉमिक आर्थिक ड्रेन का दोहन थ्योरी। इकोनॉमिक ड्रेन, हाँ। दादा मैंने दादा भाई नौरोजी। अड़तीस नेफेक्शन नंबर निम्न रीजन आ गया। कथनों पर विचार करें और सही सुमेलित करें। कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको पढ़ते हैं। आमतौर पर मैं हम्म। पहला है, आमतौर पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। आर है, धन की निकासी ने अप्रतिदेय निर्यात का रूप ले लिया। दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए होगा। एक्सप्लेनेशन पर हम्म। वही चीज है ना। व्यापार हाँ। संतुलन अनुकूल था, लेकिन हम्म। इस का उपयोग ब्रिटेन में होम चर्चेज और अन्य के लिए किया जाता था, बदले में कुछ नहीं मिलता। तो वही जो बोला था दादा भाई नौरोजी ना। हम्म। इनमें से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, सभी थे। सब थे। ऑप्शन डी होगा। हम्म। 40। फिर आ गया, निम्न में कौन सा नेता दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो खान बात। सैयद अहमद खान नहीं करता था। सबसे ये होता। ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश। वफादार अरे थे। बस, क्या क्या उम्मीद किया जा सकता पॉवर्टी है। एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1901 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। 1901 में पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने प्रकाशित की? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा ऑप्शन ए। होगा इसमें। ठीक है। और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी, कितनी बार पूछा है? इसका भी ऑप्शन डी होगा। डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये थे लिबरल। लिबरल पार्टी। ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी। कितनी बार पूछा है। बी, औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसको पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया 1813 में शुरू हुई। ये तो सही है। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार अधिकार के उन्मूलन से इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। तो दोनों ही दोनों सही है, दोनों। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया सबसे प्रभावशाली योगदान यह था कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। ठीक, सही है। और पहला, क्या। यही सही है। हाँ, और क्या दो तीन। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की नो व्याख्या नो। की और भारतीयों को, ये कहाँ से होगा? और नहीं तीसरा नहीं है, नहीं। किसी भी अन्य चीज से पहले बुराइयों के उन्मूलन से हो सकता। यही ये चीज है। नहीं होगा। 48 नंबर। किसने माना कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी, सी। सही बात। इंटरनल। दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों को अग्रदूत किसने किया था? किसे माना जाता है? तो सर अर्थर कॉटन। अर्थ था। ऑप्शन ए। ये दक्षिण 50 नंबर भारत क्वेश्चन अनुसार देखते हैं। अनुमान है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें। औरंग राज्य के खजाने का प्रभारी, बनियान
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। मिरासीदार राज्य, राज्य को नामित राजस्वदाता। तो इसमें होगा, पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम था नाम था। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। ऑप्शन सी होगा। यही तो समय कृषि ही मेन था इंडिया वालों के पास। हाँ। नील नेक्स्ट कपास क्वेश्चन। से रिलेटेड है। हम्म। हाँ, नील। कच्चे माल, नगदी फसलें, हाँ, नील कपास उगाने के लिए हाँ, मजबूर किया गया, जिससे खाद्य सुरक्षा और शहरी आबादी में गिरावट आई। अब आगे लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन है शायद। लास्ट है। हम्म। उसमें एक्सप्लेन निम्न में से डॉक्यूमेंट्स। कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए, यही होगा ऑप्शन ए। सही बात है। औद्योगिक क्रांति से तो बर्बाद होगा ही, लोग विदेश का सस्ता आइटम हाँ। लेने लगा। हो गया तो ठीक है। इसका मुख्य प्रभाव भारतीय शिल्पवाद। खत्म हो गया ना इसका। हाँ, खत्म हो गया फिर। डाल देंगे डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है फिर। ओके फिर। रिकॉर्डिंग स्टॉप।